के बीच आने का मुझे मौका मिला। आज मोकामा से चला हूं, मोकामा में कार्यक्रम करने के बाद सीधा आपके यहाँ आया हूं, लेकिन हमको समय दिए थे 3 बजे के 3 और 4 के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अभी वक्ता जो है जो मंच का संचालन कर रहे हैं सुरेंद्र पासवान, तीनों का आज 11 बजे से ही इनके इंतजार में है। तो हमने 11 बजे का समय तो दिया नहीं था, हमने तो समय दिया था 3 बजे। क्या दिया समय? 3 बजे। और समय से मैं पहुंचा क्योंकि आपको मोकामा में कार्यक्रम था। चलिए, सबसे पहले आप अपने तरफ से भी अपने तरफ से भी सामाजिक न्याय के पुरोधा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ में आजीवन लड़ाई लड़ने का काम किया, स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि बाबा वीर हनुमान महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। वही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के पूर्व के माननीय विधायक जिनका आप सब भाषण सुन रहे थे, अब क्या श्रीगढ़वा बोल रहे थे, गलतगढ़वा बोल रहे थे, पता नहीं कहां से इतिहास में आ रहा था इनकी बात, लेकिन मैं जानता हूं गुलरानी बाबू बड़ा सीनियर नेता है और जहां हम फतेहपुर विधानसभा से जीते हैं वहां भी इनका कई संबंध है। मेरा घर पड़ता है जानना, तो आपके फोटो को मैं क्रॉस करता हूँ, आपके विषय में पूरा जानता हूँ। वहीं रामेश्वर पासवान जी आज के कार्यक्रम के मंच अध्यक्ष भी हैं, राम विवेक पासवान जी, जयप्रकाश चक्रवर्ती जी, रामचंद्र पासवान जी, वैद्यनाथ पासवान जी, चुलाई पासवान जी, सुरेंद्र पासवान जी, नवीन कुमार जी, जवाहर राय जी जो प्रमुख है, लगातार प्रमुख है जवाहर जी, जीवेश जी, लाल बाबू पासवान जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक टीम में है, मेरा छोटा भाई है अभय कुमार जी, अनुज कुमार जी, दीपक पासवान जी, रवीश कुमार जी, हमारे मित्र आपके माननीय विधायक राजेश सिंह के विधायक प्रतिनिधि हैं, संतोष पासवान जी, प्रवीण कुमार जी, विवाह देवी जी, और जिनका नाम इन लोगों ने लिख कर दिया उतना का नाम हमने पढ़ दिया, और जिनका नाम बच गया तो समझिए लिख कर लोगों को नहीं दिया तो नहीं बोले क्या? लिखने वाला का दोस्त होगा, मेरा दोस्त नहीं होगा। इसे सभी मंच पर उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सबको भी वीर शिरोमणि बाबा वीर हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सब यहाँ आए, आप इसके लिए मैं अपने समाज की तरफ से आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लाल बाबू ने कई बात को रखा, इन्होंने कहा कि हमारी संख्या 25,000 से अधिक है, लेकिन उपस्थिति हमारी कम है। जब इस देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर स्वतंत्र भारत का में संविधान लागू होने के बाद इस देश का प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने, तो 2 बजे रात को काम कर रहे थे। इन्होंने उनसे पूछा कि आप तो इस देश को संविधान दिए हैं, आपसे बड़ा बुद्धिमान तो दुनिया के अंदर नहीं है, भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है आप, दुनिया का सबसे बड़ा कानूनगो है, लॉ विज्ञाता है आप, और भारत के लॉ मिनिस्टर होने के बाद आप इतनी रात के क्यों जगे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इतनी रात से बोल रहे थे, हम इसलिए इतनी रात में जगे हुए हैं कि हमें मालूम है कि मेरा लोग जो है अभी सोया हुआ, जब मेरा लोग सोया हुआ है इसलिए मुझे जगना पड़ रहा है। इसलिए लाल बाबू आपने प्रयास किया, जितने लोग आए हैं मैं सबको बधाई देता हूं, अगला प्रयास और किया जाएगा और लोग आएंगे, लेकिन जो लोग भी आए हैं सबके सब मजबूत लोग हैं, इसलिए चिंता करना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। लेकिन केवल 2 बात निवेदन करने के लिए लाया हूं। पासवान समाज का इतिहास, हम मार्शल कौम है, गुलगानी बाबू,
हमने आजादी से पहले भी लड़ा है और आजादी के बाद भी लड़े हैं। पासवान समाज ने तो जब इस देश में मुगलों का शासन था और मुगल के शासन में जिस समय हिंदू को, बहु बेटियों को डोली प्रथा में बांधा गया था, उसको डोली उठाया जाता था मुगलों के द्वारा, उस समय भी पासवान समाज ने अपनी बेटी के डोली में शुगर काट कर रख के हिंदू सनातन धर्म का रक्षा करते थे। हमें प्रताड़ित भी होना पड़ा, हमें कुछ लोगों ने कथित भी करा था, कुछ लोगों ने छोटा जात का भी संबोधित किया था, लेकिन हमने उस सब को परवाह नहीं करते हुए हमारा समाज ने इस सब प्रताड़ना को झेला था। लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हमने डोली प्रथा का भी समाप्त किया था। इसका उदाहरण यह है कि पूरे बिहार के अंदर चौकीदार किस समाज का, कौन समाज का है? बोला तो अरे उधर से आवाज ना आए, बोला पासवान। कौन समाज? पासवान। पासवान समाज 99% चौकीदार पासवान समाज का है। आखिर पासवान समाज के लोग चौकीदार क्यों बने? उस समय और समाज के भी लोग थे, इसलिए पासवान समाज के चौकीदार बने। जो पासवान समाज के विषय में जानकारी था, यह मार्शल कौम है, यह वफादार है, हम किसी के पीठ में छुरा कभी नहीं मारते हैं। आवश्यकता पड़ता है तो उनके लिए सीने में सील लगाकर ये बात करते हैं, अपनी कुर्बानी भी देते हैं। हम वफादार है, हम मार्शल कौम है, हमने उतना ही लड़ाई नहीं लड़ा, हमने बाद में चलकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ा। जब अंग्रेजी से भी लड़ने की बारी आई तो उस समय भी दुसाध से ना हुआ करता था, पासवान से ना हुआ करता था, उस समय अंग्रेज से लड़ा। बहुत सा बच्चे हैं जिनको इतिहास की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मेरा मानना है जिंदा का वही होता है जो अपने इतिहास को हमेशा याद रखता है। दूसरा मेरा यह भी मानना है, इस देश में कोई भी व्यक्ति जो महान पुरुष होते हैं वो किसी न किसी जात और जात धर्म के पेट से ही पैदा होते हैं, जाति के पेट से ही पैदा होते हैं। लेकिन कर्तव्य के आधार पर जब वो महान बनते हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वीर शिरोमणि चौहान महाराज हो, वो जब महान बनते हैं तो पूरा देश ही हो जाता है। वो किसी एक व्यक्ति, एक समाज का नहीं होते हैं, और किसी महान व्यक्ति को किसी एक जात के परिधि में बांधना, उनका कद को छोटा करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस सपना को देखा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में मूल धाराओं से जब तक जुड़ नहीं जाएगा तब तक हमारा समाज का विकास होने वाला नहीं। लेकिन मैं जिस विभाग का मैं एक निवेदन करके आपके बीच से जाता हूं, आज वह गरीबी नहीं है जिस गरीबी को 30 साल पहले हम लोग के परिवार के लोगों ने देखा था। क्योंकि 20 साल पहले अगर एक परिवार यदि काम नहीं करते थे कोई हमारे समाज के लोग, तो बीवी बच्चे बाल बच्चे के साथ उसे भूखा रहना पड़ता था। हमारे समाज के लोगों ने, गरीब समाज के लोगों ने इतनी गरीबी देखी है कि गरीब परिवार के बीच में एक साड़ी हुआ करती थी अपनी माता बहन के पास, एक ही साड़ी पहन के बेटा बेटी के शादी में पहनती थी और उसको साफ करके पेटी में रख देती थी। फिर उसी साड़ी को जब उसके बाप और भाई आता था तो फिर पहनती थी, और उसी साड़ी को फिर पबनी त्योहार होता था तब पहनती थी। एक साड़ी से जीवन काटती थी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, आज क्या वैसा गरीबी है? क्या गरीबी है? आप तो दिन देखकर वो साड़ी पहनते हैं कि शनिवार को काला पहनना है, मंगलवार को लाल पहनना है, बृहस्पतिवार को पीला पहनना है। कितनी परिवर्तन हुआ है समाज के अंदर। इसलिए आप गरीबी के बहाना लगा करके अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कीजिएगा। मैं ये निवेदन करने आया हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को शिक्षा के मूल धारा और धारा में जोड़ रहा है। ये
इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। जिस विभाग के मैं मंत्री हूं बिहार में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इस विभाग में पूरे बिहार के अंदर हमारा अंबेडकर आवासीय विद्यालय है। आपके समस्तीपुर जिला में भी 6 मेरा अंबेडकर आवासीय विद्यालय है, पटोरी में भी छात्रावास है। लेकिन मेरा अंबेडकर आवासीय विद्यालय का इस बार रिजल्ट का उदाहरण मैं दे दूंगा। पटना में अंबेडकर आवासीय विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय गायघाट है। इस बार 123 बच्ची के बुनियादी में वो इंटर का एग्जाम दी थी और 123 में 122 बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, कोई सेकेंड डिवीजन से नहीं पास किया। ये शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन है। अभी मैट्रिक का एग्जाम रिजल्ट आया है। मैट्रिक के रिजल्ट में भी 58% मेरे विभाग के बच्चे और बच्चियां ने प्रथम फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र। अब परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्लास 1 से लेकर 11 तक पढ़ाई लिखाई कनाई पिनाई सारा व्यवस्था बिहार सरकार एनडीए के सरकार कर रही है। जो परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, पहले गांव में स्कूल नहीं हुआ करता था, भवन नहीं होती थी, पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज जिस गांव में चले जाइएगा बढ़िया बढ़िया भवन बन गया है, यूपीएससी पास टीचर है, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है पढ़ाई की। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपना तभी पूरा होगा और आपका भी सपना तभी पूरा होगा जब अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और तो और इस विभाग के मैं मंत्री हूँ, हमने कई निर्णय को लिया है। पहले जो अम्बेडकर छात्रावास पहले उसको जो जितना छात्रवृत्ति मिलती थी उसे हम दोगुनी करने के लिए अभी करने जा रहे हैं। क्लास 1 से लेकर 11 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दोगुनी किए हैं। हर आवासीय विद्यालय में हमने एएनएम का बहाली किया है, रखा है। और जो बच्चे राज्य के और राज्य से बाहर को पढ़ना चाहते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं या किसी संस्था में पढ़ रहे हैं वहां, तो पहले उनको 70,000 रुपया से 90,000 रुपया फीस दिया जाता था। हमारे बच्चे एक साल क्लास करते थे, 3 साल के कोर्स रहता था, 1 साल के बाद छोड़ देते थे। हम जब मंत्री बने तो मैंने कहा कि मैं अब 70,000 और 90,000 रुपया दिलवा नहीं हूं। अब बिहार के अंदर या बिहार के बाहर जो एससी समाज के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका जो योग्यता के साथ बीपीएससी यूपीएससी या जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, अगर किसी इंस्टीट्यूट का 5 लाख रुपया फीस होगा तो पूरी के पूरी पैसा बिहार सरकार देगी। ये लागू हुआ। हम अभी गए थे दिल्ली बीच में, जब दिल्ली गए तो भारत सरकार के माननीय मंत्री, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उसी विभाग का सोशल जस्टिस विभाग का मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र बाबू से बैठक हुई हमारी। देश के मोदी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक योजना लागू की है कि एससी एसटी समाज के बच्चे यदि विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यह योजना देश के अन्य राज्य में लागू है, लेकिन बिहार में योजना लागू नहीं था। कभी भारत सरकार के माननीय मंत्री के साथ हमारी बैठक हुई तो उस योजना को हमने बिहार में भी लागू कर दिया और बिहार से भी शुरू जा रहा है। जब हमारे बिहार के बच्चे और बच्चियां या देश के बच्चे और बच्चियां विदेश में ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें यदि 25 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया तक खर्च होगा तो मोदी सरकार देगी और बिहार सरकार देगी, ऐसा योजना तय हुआ। ये परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं, आप गरीबी के बाहर हम लगाइए। कितने लोग भी जहां से आए हैं मैं समझ सकता हूं। आप जहां जाएंगे तो अपने समाज के बीच में, गरीब परिवार के बीच में, गरीब समाज के बीच में बताएंगे कि भाई बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ये बड़ी जरूरी है। और मैं तो आ रहा था अभी, जिस प्रकार मोहब्बती नगर में विकास हुआ है, हम धन्यवाद देते हैं वो जियापुर के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को और मोहब्बती नगर के माननीय विधायक